हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं हमारी अमेंडमेंट्स जो कि एप्लीकेबल हैं फॉर पेपर नंबर 2 ऑफ सीए इंटर, दैट इज कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज फॉर मई 2023 अटेम्प्ट। मई 2023 की हम बात करें तो उसमें जो अमेंडमेंट्स हमारे लिए एग्जाम में एप्लीकेबल होती हैं दैट इज टिल 31st ऑफ अक्टूबर 2022। तो इस वीडियो में 31st ऑफ अक्टूबर 2022 तक जो भी अमेंडमेंट्स आई हैं वो सब हम लोग कवर करेंगे। ऑब्वियसली दैट विल बी एप्लीकेबल फॉर मई 2023 अटेम्प्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वीडियो किन लोगों के लिए रेलेवेंट है, मतलब मेरे स्टूडेंट जिन्होंने हमसे क्लासेस ली हैं, किन किन स्टूडेंट्स को ये अमेंडमेंट करने की जरूरत है। तो अगर आप लोगों ने मेरा रीसेंट बैच लिया है, रीसेंट बैच मतलब मई 2023 का जो हमने बैच अभी कंप्लीट किया है, जो हमारा लगभग स्टार्ट हुआ था जुलाई 2022 में और दिसंबर फर्स्ट वीक में खत्म हुआ था, तो वो हमारा मई 2023 का बैच था। उसी की रिकॉर्डिंग्स आपको जीडी में दी गई थी, उसी का लाइव टेलीकास्ट हुआ था और वही फेस टू फेस बैच चल रहा था। तो उसके अंदर ये सारी अमेंडमेंट्स क्लास में ही कवर्ड थी। तो जस्ट आप लोग सिर्फ एक इस वीडियो को इसलिए देखेंगे कि हाँ, क्योंकि अमेंडमेंट से एक बार फटाफट से रिवाइज हो जाएंगी। अदरवाइज कोई भी नई चीज नहीं है आपके मटेरियल में और आपकी क्लास में ये चीज कवर की गई है। हाँ, आपने जुलाई 2022 से पहले कोई बैच मैंने ज्वाइन किया है, उससे पुराना बैच हमारा जैन में शुरू हुआ था और अराउंड मई एंड में खत्म हुआ था। तो उस बैच में अगर आपने किया है तो वैसे वो नवंबर 2022 के लिए बैच था, तो ये अमेंडमेंट्स आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएंगी। ऐसे कोई स्टूडेंट जिन्होंने नवंबर 22 अटेम्प्ट दिया है, किसी वजह से नहीं क्लियर हो पाया है, अब वो रीअपियर हो रहे हैं, तो इसलिए आप लोगों के लिए भी अमेंडमेंट वीडियो एप्लीकेबल रहेगी। तो मैंने स्टार्टिंग में क्लैरिटी दे दी कि किस किस के लिए अमेंडमेंट वीडियो एप्लीकेबल है। इसके अलावा जो अमेंडमेंट के नोट्स हैं, हार्डली 3-4 पेज के नोट्स हैं, इसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल सीए इंटर नॉलेज पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको फाइल मिल जाएगी, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं अमेंडमेंट्स की बात करूं तो बहुत ज्यादा कोई अमेंडमेंट्स नहीं है, हार्डली 4-5 अमेंडमेंट्स हैं। तो वो बच्चे जो दोबारा से तैयारी कर रहे हैं रीअपियर वगैरह के केस में, कोई बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई चेंज आया है। कोई बहुत मेजर चेंज नहीं है, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है, हार्डली 4-5 अमेंडमेंट है, वो मैं आप लोगों को इस क्लास में कवर करा देता हूं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपका पहली अमेंडमेंट जो आई है दैट इज इन चैप्टर नंबर 1 व्हिच टॉक्स अबाउट प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी की हम बात करें तो डेफिनेशंस वगैरह उसमें कवर्ड हैं। एक मेजर अमेंडमेंट जो आई है जहां से आने के चांसेस भी काफी ज्यादा हैं, दैट इज 2 क्लॉज 85 स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में। अगर आप स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन की बात करें तो आपको याद होगा 2 क्लॉज 85 में डेफिनेशन है, दो कंडीशंस के बेसिस के ऊपर स्मॉल कंपनी बुलाया जाता है, पेड अप शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर, कुछ लिमिट्स दी गई थी और इस लिमिट्स में ना एज में भी प्रिस्क्राइब्ड था। एज में भी प्रिस्क्राइब्ड में हमारे पास रूल आ जाता था कंपनी स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल रूल्स, उसका रूल 2 का सब रूल 1 क्लॉज टी। पहले जो लिमिट्स होती थी ये 2 करोड़ और 20 करोड़ की लिमिट होती थी, यानी कि पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ से एक्सीड नहीं करना चाहिए, टर्नओवर आपका जो है 20 करोड़ से एक्सीड नहीं करना चाहिए। यहां पर मेजर चेंज आया है, इस रूल में इस फिगर्स को इंक्रीज कर 4 करोड़ और 40 करोड़ कर दिया गया है। तो प्रैक्टिकली अगर आज के डेट में अमेंडमेंट की बात करें तो मैं एक बार आपको डेफिनेशन दिखा देता हूं पूरी की पूरी। ये हमारी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन, एक मिनट में पेज नंबर देख लूं, तो जिन्होंने हमारी बुक्स फॉलो करी थी वो आपका पार्ट 1 में जो बुक था कंपनी लॉ का, उसमें पेज नंबर 18 पे ये डेफिनेशन थी। तो वहीं पर मैंने आपको क्लास में भी चेंज करा दिया था क्योंकि मैंने क्लास में पढ़ा दिया था, उसके बाद अमेंडमेंट आई थी। तो आपको याद होगा मैंने ये कटिंग करवा के आपसे नोट करवाया था। बाकी जो स्टूडेंट्स ने नहीं किया हुआ एक बार देख लीजिएगा। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन थी हमारे पास, स्मॉल कंपनी अंडर 2 क्लॉज 85 मींस अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी व्हिच सेटिस्फाइड द फॉलोइंग कंडीशंस। उसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख और सच हायर अमाउंट एज में भी प्रिस्क्राइब से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये अमाउंट 10 करोड़ से ज्यादा नहीं जा सकता। ये हमने इंटरप्रिटेशन किया था कि इसका मतलब क्या बनता है कि प्रैक्टिकली 50 लाख एक्ट में लिखा है, बढ़ाने की पावर है, बढ़ाकर 10 करोड़ तक ले जाया जा सकता है, ले गए नहीं है, ले कितने गए हैं उसके लिए हमारे पास वो रूल 2 था। ऐसी आपका टर्नओवर 2 करोड़ और सच हायर अमाउंट एज प्रिस्क्राइब व्हिच शैल नॉट बी मोर देन 100 करोड़, 100 करोड़ से ऊपर प्रिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। यहां चेंज आया है, जो एज में भी प्रिस्क्राइब की लिमिट्स थी, ये आपको कंपनी स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल्स के रूल में दी गई थी, रूल 2 सब रूल 1 क्लॉज टी के अंदर। ये जो लिमिट्स हैं 2 करोड़ और 20 करोड़, इसको बढ़ाकर अब 4 करोड़ और 40 करोड़ कर दिया गया है। तो दिस इज द चेंज, इसकी वजह से डेफिनेशन में मेजर चेंज आ जाता है। आज की डेट में अगर आपको स्मॉल कंपनी किसी को बुलाना है तो वो 4 करोड़ या उससे कम का पेड अप शेयर कैपिटल रखे, 40 करोड़ या उससे कम का आपका टर्नओवर रखे, तो ऐसी कंपनी को आप स्मॉल कंपनी बुला सकते हैं। दैट लिमिट हैज बीन इंक्रीज। दिस इज वन अमेंडमेंट जो हमने कवर करनी थी, दैट इज ऑल जो आपका चैप्टर 1 में अमेंडमेंट है।
इसको आप प्रॉपर नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट्स आपको मिल जाएंगे वाले। सेकंड हम बात करेंगे चैप्टर 2 की, उसके अंदर अगर आप बात करें इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज का चैप्टर है, सेक्शन 3 से लेकर 22 तक किसी तरह की कोई अमेंडमेंट नहीं है उसके अंदर, तो वो मैंने इसलिए यहाँ कवर ही नहीं किया। नेक्स्ट हम आ रहे हैं चैप्टर 3 के ऊपर, विच टॉक्स अबाउट प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। यहाँ भी अगर हम बात करें तो 23 से लेकर 42 तक की सेक्शन है। अगेन कोई मेजर अमेंडमेंट नहीं है, लास्ट में एक छोटी सी रूल में अमेंडमेंट आई है, ये रूल है रूल 14 ऑफ कंपनीज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी रूल। अगर इस रूल की मैं बात करूं तो प्रैक्टिकली ये रूल आपका काम करता है विद सेक्शन 42 व्हिच टॉक्स अबाउट प्राइवेट प्लेसमेंट। तो प्राइवेट प्लेसमेंट का कांसेप्ट पूरा सेम है। प्राइवेट प्लेसमेंट का एक रूल 14 हुआ करता था जहां में कुछ प्रोविजंस दिए गए थे। एक बार पहले मैं आपको रूल दिखाता हूं, फिर बताता हूं उसके अंदर अमेंडमेंट क्या आई है। ये आपके बुक में मिलेगा आपको पेज नंबर 138 के ऊपर, वैसे पार्ट 1 में होगा ये भी, पेज नंबर 138 पे। तो हमने प्राइवेट प्लेसमेंट का पूरा प्रोसीजर समझा था, उसके बाद मैंने आप लोगों को, ये रहा 138, हाँ जी, इसके नीचे हमने रूल कवर किया था रूल 14। रूल 14 के अगर आप पहले सब रूल में आएंगे तो वहां पर पहली बात ये बोली गई थी कि ऑब्वियसली कंपनी को प्राइवेट प्लेसमेंट करने से पहले आपका जो है अप्रूवल लेना पड़ेगा। एक मिनट आप वेट करिएगा, कंपनी को अपना अप्रूवल लेना पड़ेगा फ्रॉम शेयर होल्डर्स बाय वे ऑफ ए स्पेशल रेजोल्यूशन। और ये हर आपका जो ऑफर होगा प्राइवेट प्लेसमेंट का उसके लिए आपको एक प्रायर अप्रूवल चाहिए होगा। अब इस रूल के नीचे 14 रूल सब रूल 1 के नीचे 4 प्रोविजंस लगे हुए थे। पहला प्रोविजन तो ये बताता था कि क्योंकि एसआर पास करना है, मीटिंग के साथ नोटिस के साथ एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगा, उसके कुछ प्रिस्क्राइब्ड कंटेंट्स थे। ये मैंने आपको कहा था याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, कोई खास इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है ये। फिर नीचे हमारे पास 3 प्रोविजन सर और थे। 2 प्रोविजन हमसे बात करते थे नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स का, कि अगर आप नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स का प्राइवेट इशू कर रहे हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो ऐसे सिनेरियो में अगर ये विद इन द लिमिट्स ऑफ सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी है, ये लिमिट्स आपका पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटी प्रीमियम, इसके अंदर अंदर है ये जो आपका इशू हो रहा है, तो आप बोर्ड रेजोल्यूशन से काम चला सकते हैं। इससे ज्यादा भी चला जाए नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स का प्राइवेट प्लेसमेंट इशू, तो आपको एसआर चाहिए, लेकिन पूरे साल के लिए एक एसआर चाहिए। तो ये सेकंड और थर्ड अमेंडमेंट था, ये हमने क्लास में कवर, सेकंड और थर्ड प्रोविजो था, ये हमने कवर किया था। फोर्थ प्रोविजो क्यूआईबीज के रिस्पेक्ट में था कि अगर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को दिया जा रहा है तो भी पूरे साल में एक एसआर पास करके पूरे साल के प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए अप्रूवल लिया जा सकता है। तो ये हमने क्लास में कवर किया था। इसके बाद एक यहां पर फिफ्थ ये कह लीजिए प्रोविजो ऐड हुआ है, विच इज एन अमेंडमेंट 5 मई 2022 को ऐड हुआ। ये क्या कहता है, पहले लैंग्वेज देखिए। Provided that no offer or invitation of any securities under this rule shall be made to a body corporate incorporated in or a national of a country which shares a land border with India। क्या कहानी है, उन्होंने कहा जी मान लीजिए कंपनी है इंडिया में एक्स लिमिटेड करके, ये एक पैसा रेज कर रही है प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू अ बॉडी कॉर्पोरेट। कोई एक बॉडी कॉर्पोरेट है जो इसमें पैसा लगा रही है, और ये बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड है आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया में भी कुछ देश स्पेसिफाई है जहां इनकॉर्पोरेट है, या ये इंडिविजुअल है। तो आप इंडिविजुअल से ही प्राइवेट प्लेसमेंट ले सकते हैं। तो कोई इंडिविजुअल जो कि नेशनल है, जो कि सिटीजन है, या कोई बॉडी कॉर्पोरेट जो इंडिया से बाहर बनी हुई है, उससे आप क्या कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं और ऑब्वियसली अपनी सिक्योरिटीज इशू करेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट में। ये जो इंडिविजुअल है या ये जो बॉडी कॉर्पोरेट है, बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड है, इंडिविजुअल सिटीजन है एक ऐसी कंट्री का जिसके साथ इंडिया अपना लैंड बॉर्डर शेयर करती है। अब ये लैंड बॉर्डर शेयर करने वाली कंट्रीज कौन कौन सी हैं, सर पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चाइना हो गया, नेपाल हो गया। तो ये वो कंट्रीज हैं जहां आप समझ आ रहे हैं कि हाँ इनके साथ हम लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। तो उन्होंने कहा जी अगर ऐसी किसी बॉडी कॉर्पोरेट से या ऐसी किसी नेशनल को आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं, यानी कि उनसे पैसा रेस कर रहे हैं थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट, इसमें बड़ा ब्रॉडली पर्पस ना इस सेक्शन का लाने का इन्होंने लिख तो दिया है, कंट्री शेयरिंग लैंड बॉर्डर, प्राइमरी टारगेट चाइना था। तो चाइना की कंपनीज इंडिया की कंपनीज में पैसा लगा रही हैं, अगर प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं प्राइवेट इंडिया की कंपनी को, तो उसके लिए एक चेक लाया गया है कि अगर आप उन कंपनीज से पैसा ले रहे हैं जो बॉडी कॉर्पोरेट है ऐसी कंट्रीज में जहां पर इंडिया बॉर्डर शेयर करता है, तो ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट ऐसे नेशनल से पैसा रेस करने के लिए, यानी कि इनको प्राइवेट प्लेसमेंट करने के लिए, ये तब तक नहीं किया जा सकता जब तक आप गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं लेंगे अंडर फेमा रूल्स। तो फेमा फॉरेन एक्सचेंज का कंसेप्ट हो गया कि बाहर से एक तरह से एफडीआई आ रहा है, तो अगर ये उन कंट्रीज से आ रहा है जिससे लैंड शेयर करते हैं, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल्स, और ये जो अप्रूवल की कॉपी है इसको अटैच करना पड़ेगा विद द प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर।
तो ये एक अमेंडमेंट है जो यहाँ डाली गई है। पर्पस मोटा मोटा आपको समझ आ गया होगा। टारगेट अल्टीमेटली चाइना है इसके केस में, कि जहां पर आप ये कह रहे थे कि वहां से अगर कोई नेशनल या वहां की अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट इंडिया में प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू हमारी किसी कंपनी की सिक्योरिटीज लेना चाहती है, तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होगा अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल्स। और इस अप्रूवल की जो कॉपी है वो आपको वो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन फॉर्म जो ऑब्वियसली आपको दिया जाता है जो आप सबमिट करते हैं कंपनी को, उसके साथ अटैच करना पड़ेगा। तो ये एक अमेंडमेंट है। सेकंड अमेंडमेंट जो हमने यहाँ कवर करी विद रिस्पेक्ट टू प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, तो ये रूल 14 सब रूल 1 में सारे प्रोविजंस के लास्ट में एक प्रोविजन और ऐड कर दिया गया है, जहां मैंने आपको एग्जैक्ट लैंग्वेज दिखा देता हूं इसकी। प्रोवाइडेड आल्सो दैट no offer or invitation of any securities under this rule shall be made to a body corporate incorporated in or a national of a country, तो दो वर्ड लिखे गए हैं, बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट होना चाहिए या कोई नेशनल होना चाहिए ऑफ अ कंट्री विच शेयर्स लैंड बॉर्डर विद इंडिया, unless such body corporate or the national as the case may be has obtained the government approval under foreign exchange management non debt instrument rules 2019, ये वो रूल्स हैं जिसमें अप्रूवल लेना होता है। एंड अटैच द सेम विद द प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर, और इस साथ में जो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर आप देते हैं उसके साथ इसको अटैच करना है। तो दो अमेंडमेंट होगी मेजर, एक स्मॉल कंपनी का देखा हमने, एक आपने सेक्शन 42 के साथ जो रूल 14 आता है वह अमेंडमेंट देखा। ये चैप्टर 3 का अमेंडमेंट है। चैप्टर 4 में आ जाए शेयर कैपिटल डिवेंचर्स, कोई अमेंडमेंट नहीं है। चैप्टर 5 डिपॉजिट्स में आ जाएं तो एक छोटी सी अमेंडमेंट है जरूर, लेकिन कोई बहुत रेलेवेंट अमेंडमेंट नहीं है। एक ऑडिटर के कुछ केस पे 2 लाइनें एक्स्ट्रा लिखी हुई हैं, आप उसमें एक रिटर्न फाइल करते थे DP3, वहां लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज आया, बाकी कोई बहुत रेलेवेंट नहीं है, कोई लंबा चौड़ा चेंज नहीं आता, इसलिए मैंने उसको यहाँ कवर नहीं किया। उसके बाद आप चैप्टर 6 पे आ जाइए, जहां पे मेजर एक अमेंडमेंट या कह लीजिए एक अमेंडमेंट और है। मेजर तो मैं इसको भी नहीं कहूंगा कि कुछ पूछे जाने वाला खास नहीं है, लेकिन अमेंडमेंट है तो मैं कवर करा रहा हूं। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस का कांसेप्ट अगर आपको याद हो तो सर सेक्शन 77 से लेकर 87 तक कवर होता था। बेसिकली ब्रॉड कांसेप्ट ये था कि सर कोई भी कंपनी है अगर वो अपनी किसी भी तरह की प्रॉपर्टी पर मूवेबल इमूवेबल इंडिया में सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड उस पर कोई चार्ज क्रिएट कर रही है, तो उसको जाकर रजिस्ट्रार के पास से चार्ज रजिस्टर कराना होता था विद इन 30 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। कई बार नहीं करा पाती थी, कुछ एक्सटेंशन के बारे में हमने बातें कवर करी थी, वो नीचे प्रोविजो लगे हुए थे, उसका हमने कहा था जी कंपनी नहीं कराती तो चार्ज होल्डर करा लेता है। एक बार ये चार्ज रजिस्टर हो जाता है तो एक पब्लिक इंफॉर्मेशन बन जाती है, हर कोई कंपनी की जो प्रॉपर्टी से डील करेगा उसको ये माना जाएगा कि हाँ इस चार्ज की नॉलेज है। तो ये सारा कंसेप्ट था। कई कई फॉर्म्स थे, CHG1 फाइल करते हैं, CHG9 फाइल करते हैं, इस तरह के हमने फॉर्म्स कवर किए थे। ये जो फॉर्म्स वगैरह निकल के आ रहे थे ना बेटा, ये सेक्शन 77 के साथ एक रूल 3 होता है, उसके साथ ये उसमें ये दिए हुए थे। सारा कंसेप्ट सेम है। इस रूल 3 के अंदर उन्होंने लास्ट में एक सब रूल और ऐड किया है, जहां वो ये बता रहे हैं कि ये कहां कहां अप्लाई नहीं होगा, और उन्होंने एक जगह बता दी जहां पर नो डाउट चार्ज क्रिएट किया जा रहा होगा, लेकिन आपको ये रूल 3 के हिसाब से यानी कि CHG1 CHG9 रजिस्ट्रेशन वगैरह कराने की जरूरत नहीं है। तो एक तरह से एक्सेप्शन हो गया कि चार्ज क्रिएट हो रहा है लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। तो इसके लिए रूल 3 ने क्या लिखा, नथिंग कंटेन्ड इन दिस रूल शैल अप्लाई टू एनी चार्ज which is required to be created or modified by a banking company under section 77। तो आपके एग्जेम्पशन किसको मिल रही है, एक बैंकिंग कंपनी को जो चार्ज क्रिएट कर रही है इन फेवर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये कैसी कहानी हुई, सर मान लीजिए हम कोई बैंक है, लेट अस से HDFC हैं, ICICI हैं, और भी कई बैंक है, कोटक महिंद्रा है, इस तरह के बैंक हैं। ये लोग सर कई बार ना पैसा रेज करते हैं, पैसा उधार लेते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा उधार लेते समय ये अपनी कुछ सिक्योरिटीज पर चार्ज क्रिएट कर देते हैं इन द फेवर ऑफ RBI, क्योंकि ऑब्वियसली सिक्योर डेट ले रहे हैं, जैसे आप किसी से लेते हैं चार्ज क्रिएट करते हैं, बैंक किसी से ले रहा है या RBI से ले रहा है तो RBI के फेवर में चार्ज क्रिएट कर रहा है। यहां पर वो एग्जेम्पशन डाली है, रूल 3 ने लास्ट में लिख दिया कि अगर इस तरह की ट्रांजेक्शन हो रही है जहां पर बैंकिंग कंपनी चार्ज क्रिएट कर रही है किसके फेवर में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फेवर में, बिकॉज उसने कोई लोन लिया है, एडवांस लिया है एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, तो इस केस में आपको ये चार्ज का रजिस्ट्रेशन रूल 3 CHG1 CHG9 ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इसको अगर आप ऐसे तो यहाँ नोट मैंने नोट्स में दे दिया है, बाकी अगर आप बुक्स में देखना चाहें तो ऑब्वियसली हमारे पार्ट 2 में कवर था। पार्ट 2 में आप आएंगे पेज नंबर 125 पर, जहां ये कंसेप्ट मैंने क्लास में कवर कराया है, जिसने इस बार का May 23 की क्लास अटेंड करी है, ये हमने क्लास में कवर किया था। बाकी स्टूडेंट्स के लिए मैं नोट डाउन करा देता हूँ, आप आ जाइए पेज नंबर 125 पे। हाँ जी, सारा का सारा सेक्शन 77 लिखने के बाद नीचे एक मैंने एक्सेप्शन डाल दिया, ये वो अमेंडमेंट है कि नथिंग कंटेन्ड दिस रूल 3 शैल अप्लाई टू एनी चार्ज रिक्वायर्ड टू बी क्रिएटेड और मॉडिफाइड बाय अ बैंकिंग कंपनी अंडर सेक्शन 77 in favor of RBI when any loan or advance has been made
टू इट अंडर क्लॉज डी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के तहत अगर आरबीआई कोई पैसा दे रही है किसी बैंक को, किसी भी बैंक को, और बैंक अपना एक चार्ज क्रिएट कर रहा है इन द फेवर ऑफ आरबीआई, तो आपको ये रजिस्ट्रेशन वगैरह वाला काम एज ए बैंकिंग कंपनी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, ये अमेंडमेंट है एक जो हमने कवर करी। अच्छा, इसी के साथ इसी के अंदर एक अमेंडमेंट और आई है, रूल 13 एक नया रूल ऐड किया गया है। पहले रूल 12 तक होते थे, रूल 13 एक नया रूल ऐड किया गया है। अगेन बहुत रेलेवेंट नहीं है आप लोगों के लिए, लेकिन है तो मैं बता देता हूं, बाकी एग्जाम के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्होंने कहा जी हम कई सारे फॉर्म फाइल करते हैं ना, CHG 1 सेटिस्फेक्शन के टाइम, CHG 4 एक्सटेंशन वगैरह मांगने के लिए, CHG 8, CHG 9 डिवेंचर्स अगर रेस कर रहे हैं, तो ये सारे फॉर्म्स कंपनी की तरफ से फाइल किए जाते हैं। अगर आपकी कंपनी ऐसी है जो कि इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स, लिक्विडेशन की प्रोसीडिंग्स इनके थ्रू गुजर रही है, तो ऐसे केस में ये जो फॉर्म्स हैं ये साइन किए जाएंगे बाय द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल और द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल और लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी। तो ये जो उस समय अपॉइंट किए जाते हैं इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल या कह लीजिए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल या लिक्विडेटर, उनके सिग्नेचर लिए जाएंगे इनके ऊपर और तब रजिस्ट्रार के पास फाइल किया जाएगा। अब प्रैक्टिकली ये कौन होते हैं इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, लिक्विडेटर वगैरह, ये बेटा फाइनल का टॉपिक है। वहां आपके पास ना एक इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड पढ़ाया जाता है, ये उनकी टर्मिनोलॉजीज हैं। तो इसलिए मैं कह रहा था पूछा जाना लगभग इम्पॉसिबल है कि वो आपसे इंटर के अंदर इसको पूछेगा, स्टिल आया है, हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो मैंने आपको बता दिया कि हाँ अगर कंपनी ऐसी कंपनी है जिसने जो चार्ज क्रिएट कर रही है लेकिन वो लिक्विडेशन या इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग से गुजर रही है, तो उसको अपना जो ये CHG 1, 4, 8, 9 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये वो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल या वो जो लिक्विडेटर कंपनी में आया होगा उससे भी साइन कराने होंगे। तो ये रूल 13 है जो यहाँ पर एक नया ऐड किया गया है। तो ये हमारे चार्जेस की अमेंडमेंट होगी। ये बैंकिंग वाली बात थोड़ा सा MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लीजिएगा कि हाँ बैंकिंग कंपनी को इस तरह का कोई चार्ज क्रिएट करते समय ये रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं कराना होता है। ठीक है जी, फिर आ जाइए, हमारा 6 पूरा हो गया। 7 नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा 7 बात करता है विद रिस्पेक्ट टू चैप्टर 7 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अगेन एक छोटी सी अमेंडमेंट इसके अंदर भी है। इसके अंदर मैं अमेंडमेंट की बात करूं तो ये सेक्शन 94 के अंदर है। इनफैक्ट 94 के साथ ना आप रूल 14 कवर करते थे। 94 सर किसके बारे में बात करता था? 94 सर मेजर्स में जो एस्पेक्ट इसमें चेंज आया है, 94 हमसे बात करता था इंस्पेक्शन की, रिटर्न्स एंड रजिस्टर्स, आपने रजिस्टर ऑफ मेंबर्स बनाया, उसके इंडेक्सेस वगैरह बनाए। 94 में ये कहता था कि एक तो कितने समय वगैरह के लिए मेंटेन करना है, साथ में वो इस बारे में जिक्र करता था कि जो आपका मेंबर है या इवन आउटसाइडर्स हैं वो इन रजिस्टर को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, इनमें से एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं, कॉपीज मांग सकते हैं। ऑब्वियसली मेंबर फ्री ऑफ कॉस्ट करता है ये इंस्पेक्शन वगैरह, बाकियों से आप पेमेंट लेते हैं, इस तरह की बातें थी। तो यहाँ रूल 14 हुआ करता था। इस रूल 14 के लास्ट में एक नया सब रूल ऐड किया गया है। पहले तो मैं आपके बुक में दिखाता हूँ, ये आपके 175 पेज पर है। ऑब्वियसली पार्ट 1 में होगा क्योंकि हमारा मैनेजमेंट के टॉपिक से रिलेटेड था। तो एक मिनट, 175 वहां पर आप, इसलिए आपके पास May 23 वाली बुक है तो उसके अंदर ये होगा। अगर आप उससे पुरानी बुक यूज कर रहे हैं नवंबर 22 की, तो वहां पर ये नहीं होगा, वहां पर आप इसको ऐड कर लेंगे अमेंडमेंट नोट से। 175 पर आएंगे तो ये रहा हमारा वो कंसेप्ट। सर 94 का पहले आपने मेन सेक्शन बताया, उसके बाद ये प्रोविजन ऑफ रूल 14 एंड रूल 15 लिखा हुआ है। पहले तो बेसिक बातें थी कि हाँ हर कितना समय इंस्पेक्शन करानी है, हर वर्किंग डे पे होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं लेकिन रिस्ट्रिक्शन के बाद भी हर वर्किंग डे पे एटलीस्ट 2 आवर्स के लिए इंस्पेक्शन ओपन रखनी है। इंस्पेक्शन मेंबर को फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी, आउटसाइडर आएगा तो मैक्सिमम 50 रुपए पर इंस्पेक्शन तक मांग सकते हैं। कॉपीज मेंबर मांगे या आउटसाइडर मांगे, दोनों के लिए फीस थी। यहां पर ये फोर्थ पॉइंट डाला है। क्या कहा उन्होंने कहा जी जब ये इंस्पेक्शन मांगी जाती है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स की, उनके इंडेक्सेस वगैरह की, तो इन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के अंदर ना मेंबर्स की कई सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, जैसे वो कहां रहते हैं, उनका एड्रेस, उनका ईमेल आईडी, उनका आधार नंबर, पैन नंबर, ये सब इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जानी चाहिए। और इसके लिए इस बार अमेंडमेंट लाई गई। उन्होंने कहा जी अगर ये इंस्पेक्शन दी भी जाएगी, notwithstanding anything contained in sub rule 1 and 2, the following particulars with respect to register, index or return in respect of members of the company shall not be available for any inspection, extract or copies। तो आप इंस्पेक्शन मांगे, एक्सट्रैक्ट मांगे, कॉपीज मांगे, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कंपनी आपको देने से मना कर सकती है। वो इंफॉर्मेशन क्या है? अगर इंडिविजुअल है तो उसका एड्रेस, कोई बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसका रजिस्टर्ड एड्रेस, ईमेल आईडी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर और आपका पैन नंबर। तो ये 4 बातें उन्होंने लिखी हैं कि इंस्पेक्शन के दौरान ये चीजें
मेंबर्स की ऑब्वियसली किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, बाकी कितने शेयर्स वगैरह रखते हैं वो सब दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बात उन्होंने लिख दी कि ऑब्वियसली प्रिवेसी मेंटेन की जा रही है मेंबर की, कि कोई ऐसा नहीं कोई भी राह चलता आ जाए पूछ ले और मेंबर का रजिस्टर देखे और उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन मेंबर की निकाल के ले जाए कि हाँ वो कहाँ रहता है, उसका क्या आधार है, क्या पैन है, उसके और कोई यूनिक आईडी उसको दिया हुआ है, ईमेल आईडी है उसका, ये सब आप उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ये बातें उन्होंने इसके अंदर लिख दी हैं। तो रूल 14 में एक छोटा सा चेंज आया है विद रिस्पेक्ट टू इंस्पेक्शन, एक्सट्रैक्ट और कॉपीज। तो ये मैंने आपके साथ अमेंडमेंट में कवर कर दिया कि ये बातें स्पेसिफिकली लॉ ने लिख दी हैं कि बताने की जरूरत नहीं है या इनकी इंस्पेक्शन कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, 7 की अमेंडमेंट पूरी हो गई। चैप्टर 8 में आए, डिविडेंड कोई चेंज नहीं है। चैप्टर 10 ऑडिट कोई चेंज नहीं है। अब जो हमारी बची हुई अमेंडमेंट्स हैं वो अमेंडमेंट कहां पर आई हैं, अकाउंट्स ऑफ कंपनी चैप्टर के अंदर अमेंडमेंट है। अगेन अकाउंट्स ऑफ कंपनी चैप्टर के अंदर अमेंडमेंट देखें तो दो अमेंडमेंट है, एक तो रूल 3 में है, रूल 12 में है, और साथ में इसके अंदर सीएसआर का टॉपिक है। सीएसआर में एक दो अच्छे अमेंडमेंट आई हैं। तो अगर मैं इनफैक्ट पूछे जाने वाले अमेंडमेंट की बात करूं ना तो 2 क्लॉज 85 एक बड़ा अच्छी अमेंडमेंट है, जो ऑब्वियसली पेपर में स्मॉल कंपनी काफी आता है तो उसमें से क्वेश्चन आ सकता है। सीएसआर में अच्छी अमेंडमेंट आई है, वो हम कवर करेंगे। पहले इन अमेंडमेंट्स को कवर करते हैं, बाकी अकाउंट्स के अंदर क्या अमेंडमेंट आई है। एक आप अकाउंट्स की बात करें तो सर सेक्शन 128 से हम कवर करना शुरू करते थे। एक मिनट उसमें आपको बुक पे दिखा देता हूं, पेज नंबर है हमारा ये 193 पर। सीधा अकाउंट्स ऑफ कंपनी पे आ जाते हैं, पेज 193 पर, जहां हम सेक्शन 128 में आई हुई अमेंडमेंट यानी इसके अंदर आए हुए रूल में अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं। सॉरी 128 गलत बोल रहा हूं, सेक्शन हो गया, पेज नंबर है 193, पेज नंबर 193। अकाउंट्स ऑफ कंपनी सेक्शन 128। पहले तो हमने बेसिक बात करी थी कि हर कंपनी है जो उसको बीओएफ मेंटेन करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रेलेवेंट पेपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये टीटीएडी बेसिस पे बनाए जाने चाहिए, ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाए, ट्रांजैक्शन दिखाए, अप्रूवल बेसिस पे बने, डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर बने। उसके बाद हमने देखा था कि ब्रांच वगैरह के अगर आप आपको कहां रख सकते हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखना है। इसके बाद बेटा एक रूल 3 आया था जिसने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेनेंस की बात करी थी। अब इस रूल 3 में ना कई जगह छोटे छोटे चेंजेस हैं, एक एक करके चेंज वहां से पढ़ाता जाता हूं, उसका इंपैक्ट यहां दिखाता जाता हूं। पहला चेंज उन्होंने कहा जी, सब रूल 1 में एक्सेसिबल इन इंडिया शब्द लिखा हुआ है, उसको सब्स्टिट्यूट कर लीजिए एक्सेसिबल इन इंडिया एट ऑल टाइम्स। अभी एक तरह से क्लैरिफिकेशन है बस। उन्होंने ये पहला पॉइंट था कि जो आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बुक्स बना रहे हैं, दे शैल, अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो दे शैल बी एक्सेसिबल इन इंडिया। पहले ये एट ऑल टाइम्स शब्द नहीं था, ये एट ऑल टाइम्स शब्द डाला गया। तो हर समय ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप बना रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ये इंडिया में क्या होने चाहिए, एक्सेसिबल होने चाहिए। एक चेंज उन्होंने और डाला। अच्छा, एक मेजर चेंज हम कह रहे थे कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बुक्स बनाएंगे तो आप जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऐसा यूज करेंगे वो ऐसा होना चाहिए जिसमें ऑडिट ट्रेल का फीचर हो, एडिट लॉग्स मेंटेन किए जाएं, एवरी ट्रांजैक्शन का प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाए, कोई बैक डेट में चेंजेस होते हैं तो उसका एडिट लॉग बनाते हैं। इस तरह का आपको एक मैंने क्लास में डिस्कस किया था, आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना है। और इसके लिए डेट पहले थी बेटा 1 अप्रैल 2022 से ये शुरू करना था यूज करना, यानी कि 22-23 फाइनेंशियल ईयर से कंपलसरी था। डेट बढ़ाकर 1 अप्रैल 2023 कर दी गई है। तो ये अमेंडमेंट मैंने क्लास में करा दी थी। अगेन जिन्होंने नहीं की हुई थी पुराने स्टूडेंट्स थे, ये 1 अप्रैल 2022 से कंपलसरी होना था, डेट बढ़ा दी गई है 1 अप्रैल 2023 से। अब क्या है, इस तरह का सॉफ्टवेयर आपको इस्तेमाल करना है। तो एक चेंज ये इसमें इन्होंने कवर किया यहाँ पर कि सब रूल 1 में 1 अप्रैल 2022 को बढ़ाकर क्या लिख दिएगा 1 अप्रैल 2023। फिर उन्होंने कहा जी सब रूल 5 में एक शब्द है पीरियोडिक बेसिस, इसको चेंज कर लीजिए डेली बेसिस पे। देखें सर ये कौन सा शब्द है पीरियोडिक बेसिस, इसको डेली बेसिस में कन्वर्ट करना है। ये रहा आपका 5th पॉइंट। सर जो आप ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में टाइम मेंटेन करेंगे, इनका बैकअप मेंटेन किया जाएगा इन सर्वर्स जो कि फिजिकली लोकेटेड इन इंडिया होंगे ऑन अ डेली बेसिस। पहले बेटा ये शब्द था ऑन अ पीरियोडिक बेसिस, यानी कि रेगुलर इंटरवल के ऊपर वो बैकअप इंडिया में मेंटेन करते रहा कीजिए। लेकिन अब उन्होंने क्या कर दिया, कोई रेगुलर इंटरवल नहीं, ये बैकअप कैसे मेंटेन होगा, डेली बेसिस पे मेंटेन होगा। तो यहां पर ये पीरियोडिक वर्ड को चेंज करके डेली कर लिया गया है। और लास्ट में अगर आप आएंगे 6 पॉइंट के नीचे, इसमें 4 बातें थी विद रिस्पेक्ट टू कि रजिस्ट्रार को आपको इन्फॉर्म करना है नेम ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर, उसका आईपी एड्रेस, उसका लोकेशन, अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन है ऑन ए क्लाउड तो उस क्लाउड का एड्रेस। एक 5वीं बात उन्होंने और ऐड करी है, where the service provider is located outside India, अगर ये इंडिया के बाहर का सर्विस प्रोवाइडर है जहां पर आप मेंटेन कर रहे हैं क्लाउड्स वगैरह पे, the name and address of the person in control of the books of accounts and other books and paper in India। तो इंडिया का वो पर्सन जो ये बैकअप वगैरह का इंचार्ज है मेंटेनेंस का, उसका नाम
और उसका एड्रेस आपको रजिस्ट्रार के पास फाइल करना है। अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन आप रजिस्ट्रार के पास ये चीजें फाइल करते हैं, उसमें एक 5वीं चीज उन्होंने ऐड कर दी है। तो दिस वाज रूल 3 के अमेंडमेंट। एक्सेसिबल इन इंडिया को एक्सेसिबल इंडिया एट ऑल टाइम्स कर दिया है। 1 अप्रैल 2022 को 1 अप्रैल 2023 कर दिया है। पीरियोडिक बेसिस को डेली बेसिस कर दिया है। और रूल 6 में एक रजिस्ट्रार को फाइल करने के लिए 5वीं चीज ऐड कर दी है कि अगर सर्विस प्रोवाइडर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है तो नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन इन कंट्रोल ऑफ दोस बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रेलेवेंट बुक्स एंड पेपर इन इंडिया भी आपको रजिस्ट्रार के पास फाइल करना है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखने वाली हैं, बाकी कोई बहुत मेजर अमेंडमेंट नहीं है। इसलिए रूल 3 में सिर्फ ये जो डेट वाली बात है ये याद रखिएगा, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर यूज करना था जिसके अंदर ऑडिट ट्रेल वगैरह का फीचर था उसकी डेट 1 अप्रैल 2023 से हो चुकी है। ठीक है जी। एक अमेंडमेंट और आई, दैट इज इन रूल 12। रूल 12 की हम बात करें तो सर ये रूल 12 जो है ये सेक्शन 137 के साथ काम करता है। पहले मैं आपको एक बार सेक्शन दिखा दूं। सेक्शन है हमारा, पेज है हमारा 233 पे। 233 पेज। हाँ जी ये रहा सर। 137 सेक्शन जो है वो हमारा बात करता था कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड विद रजिस्टर। कंसेप्ट हमने देखा था कि आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कुछ सब्सिडरी वगैरह की इंफॉर्मेशन, साथ में बोर्ड रिपोर्ट, ये सब जो चीजें हैं ये आपको रजिस्ट्रार के पास फाइल करनी होती है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम। इसके साथ बेटा एक रूल हुआ करता था जो मैंने 5th पॉइंट में नीचे बताया था, रूल 12, जहां हमने देखा था जी ये जो फाइल करना होता है ये AOC 4 में करना होता है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और AOC 4 CFS होता है। नॉन बैंकिंग वाले हैं जो इंड AS यूज करते हैं तो AOC 4 NBFC ब्रैकेट में इंड AS ऐसी उसकी कंसोलिडेटेड जाती है। AOC 4 CFS NBFC इंड AS, तो ये अलग अलग फॉर्म थे। XBRL में फाइल करना होता है, ये ध्यान रखना है। यहां पर एक चेंज आया है, ये 12 के बाद 12(1)A करके होता था, एक सेक्शन नया ऐड किया गया है, रूल ऐड किया गया है, रूल 12 सब रूल 1B। क्या कहता है? उन्होंने कहा जी अगर आप कोई कंपनी है जिसको CSR करना है 135 सबसेक्शन 1 में, आप फर्निश करेंगे ए रिपोर्ट ऑन CSR इन फॉर्म नंबर CSR2 टू द रजिस्ट्रार फ्रॉम प्रोसीडिंग फॉर द प्रोसीडिंग ईयर 2020-21 ऑनवर्ड्स। ये आपके AOC 4 XBRL AOC 4 जो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर्म फाइल करते हैं उसके साथ ये जाएगा। सिंपल सी बात सर, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करते थे ना उसके साथ एक रिक्वायरमेंट नई जोड़ी गई है कि अगर आप CSR करने वाली कंपनी है तो आपको CSR2 कर एक फॉर्म फाइल करना है। अब हुआ क्या बेटा, ये अमेंडमेंट आई थी हमारी 11 फरवरी 2022 को। इसने अमेंडमेंट ने लिखा क्या कि मुझे फाइलिंग कब से करानी है, 20-21 फाइनेंशियल ईयर से। तो सर 20-21 फाइनेंशियल ईयर तो खत्म हो चुका था, 20-21 की कायदे से फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है। 30 सितंबर को मैं मान के चलता हूं 2021 में मान लो मीटिंग होगी लास्ट डेट 30 डेज बाद अकाउंट फाइल हो गए होंगे। आप उसके कई समय बाद बता रहे हो कि ओहो वो भी फाइल करना था, तो आप समझे उन्होंने 20-21 के लिए ना डेट बढ़ा दी थी कि 20-21 का जो CSR2 है ये ऑन और बिफोर 30 जून ऑफ 2022 तक फाइल किया जा सकता था। अब इसलिए डेट निकल चुकी है, 30 जून 2022 तक के लिए डेट एक्सटेंड कर दी थी। चलिए सर ये तो हो गया पुरानी बात की 20-21 का पुराना पड़ा था तो इन्होंने कहा फाइल कराओ तो डेट बढ़ा दी। उसके बाद 22-23 की बात आई, सॉरी 21-22 की बात आई। उन्होंने कहा जी 21-22 के लिए भी वही सिनेरियो था कि लगभग 21-22 खत्म होने वाला था जब जाकर आप अमेंडमेंट लाए थे, तो इसके लिए भी एक्सटेंशन ला दी गई है, ये 31 मार्च 2023 तक फाइल कराया जा सकता है। बाकी एक्सटेंशन वाली बातें खास इंपॉर्टेंट नहीं रहती हैं कभी भी, क्योंकि ये सिर्फ इस साल के लिए है। अदरवाइज सिंपल सी बात यह है कि अगर कोई भी कंपनी CSR करती है, एप्लीकेबल होता है उस पर CSR, तो वो क्या करेगी, वो एक CSR की रिपोर्ट कब बनाएगी CSR2 करके, और जब वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करती है जो जल्दी 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ AGM करना होता है, तो उसके साथ ये CSR2 भी फाइल होगा। दिस इज द अमेंडमेंट जो आई है 12 रूल 12 सब रूल 1B के अंदर। तो ये मैंने आपकी आफ्टर 1A आपको ये अमेंडमेंट ऐड कर लेनी है कि अगर आप एक कंपनी है जो 135 सबसेक्शन 1 में कवर्ड है तो आप एक रिपोर्ट ऑन CSR बनाएंगे, फॉर्म नंबर रहेगा CSR2, और इसको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए जो फॉर्म फाइल होता है AOC 4 होता है, AOC 4 CFS होता है, AOC 4 XBRL होता है, डिपेंडिंग ऑन आप पे क्या अप्लाई हो रहा है, तो उसके साथ आप अटेंडम के रूप में एक तरह से अटैचमेंट के रूप में फाइल करेंगे। ठीक है जी, एक अमेंडमेंट ये हो गई। अब आ जाइए एक तरह से अकाउंट्स ऑफ कंपनी के मेजर अमेंडमेंट के ऊपर, जहां पर हम बात करने जा रहे हैं CSR के बारे में। तो मैं एक बार पहले CSR का आपके सामने सेक्शन खोल लूं और फिर इसके अंदर एक दो अमेंडमेंट्स बहुत अच्छी आई हैं जो मुझे आप लोगों के साथ कवर करनी है इसके अंदर। तो आप आ जाइए पेज नंबर 217 पर।
जहां पर हमारा ये कंसेप्ट दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू सीएसआर। तो सीएसआर अगर ऐसा बात करें तो कोई ऐसा भी नहीं है, कंसेप्ट पूरा बदल गया है, लेकिन हाँ एप्लीकेबिलिटी के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आया है। और यही क्योंकि एग्जाम में एप्लीकेबिलिटी वाले पे क्वेश्चन आता है, तो इसके अंदर इसलिए एक मेजर अमेंडमेंट बन जाती है कि आपको इस सीएसआर की एप्लीकेबिलिटी का कंसेप्ट समझ आना चाहिए। ये रहा जी आपका 135 की बात करें तो हमने कहा था जी सीएसआर करना किस किस को होता है। हमने कहा जी एवरी कंपनी, इसकी मैंने आपको लर्निंग स्किल बनाई थी एनटीपी, जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा है इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। उसको दो काम करने होते हैं, एक सीएसआर कमेटी बनानी होती है और साथ में सीएसआर का कंट्रीब्यूशन करना होता है। ठीक है जी, ये काम था कि आप एक आपका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, आपका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो आपको सीएसआर करना है। सीएसआर करना है मतलब कमिटी ऑफ सीएसआर बनानी है, सीएसआर कमिटी ऑफ बोर्ड बनानी है और सीएसआर का कंट्रीब्यूशन करना है। फिर इसके साथ एक हुआ क्या करता था, एक रूल 3 होता था जो ये बोलता था कि कब कब सीएसआर कमिटी नहीं बनानी या सीएसआर नहीं करना। एंड दिस वाज वेरी टेक्निकल एस्पेक्ट, जहां बात कवर किया करते थे कि सर होता क्या है कि मान लीजिए आप 22-23 की चेक करने बैठे हैं कि सीएसआर लगेगा कि नहीं लगेगा, आपको इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर अपना वो एनटीपी चेक करना है। ठीक है जी, चेक कर लिया, देखा कि मैं किसी लिमिट को एक्सीड कर रहा हूं, मैं 22-23 में सीएसआर करूंगा। अब प्रॉब्लम ये आती थी कि सर मान लीजिए 22-23 के अंदर मेरी लिमिट्स के नीचे चली जाती हैं फिगर्स, यानी कि 22-23 में जब मैं सीएसआर कर रहा हूं, लेकिन जब मैंने इस साल चेक किया मेरा एनटीपी तीनों लिमिट से कम है, तो 23-24 में करनी है कि नहीं। एंड दिस वाज द इशू कि सर सीएसआर लगते समय तो आप केवल प्रीवियस ईयर की बात देखते थे, लेकिन सीएसआर हटाते समय आपको लगातार 3 साल तक जब वो कंडीशंस पूरी नहीं होती थी तब आप सीएसआर के चंगुल से बाहर निकलते थे। तो समझाने में बड़ा टाइम लगता था कि सर 22-23 में लगेगा, इसके लिए चेक किया 21-22, एक बार 21-22 में आपका लिमिट बढ़ गया तो आप 22-23 में सीएसआर करेंगे। अब ना केवल 22-23 में करेंगे, 22-23 में करेंगे, 23-24 में करेंगे, 24-25 में करेंगे, तो 3 साल तो करेंगे ही करेंगे। और अगर इन तीनों सालों में आपकी एनटीपी नीचे रही तो चलो फिर 25-26 में मत करना। अब सर मान लीजिए 25-26 में फिर से मेरा एनटीपी ऊपर चला गया, तो मैं 26-27 में तो करूंगा ही करूंगा, इसके बाद आपको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है इस साल हुआ कि नहीं हुआ। 26-27 भी करना है, 27-28 भी करना है, 28-29 भी करना है। हाँ, उन तीनों सालों के अंदर अगर फिर से आपकी सीएसआर के आपके जो एनटीपी है वो लिमिट्स के अंदर अंदर रह गई, तो फिर आपको क्या नहीं करना है, आपको सीएसआर नहीं करना है। तो कुछ ऐसी कहानी होती थी सिंपल भाषा में कि सीएसआर आप पे लगेगा कि नहीं लगेगा, उसके लिए आप इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की लिमिट्स देखते थे, लेकिन हटेगा कि नहीं हटेगा, एक्सक्लूड होंगे या नहीं होंगे, उसके लिए जब तक 3 साल तक लगातार एनटीपी लिमिट से नीचे नहीं चला जाता था, आपके ऊपर से सीएसआर हटता नहीं था। एंड दिस वाज द प्रॉब्लम, जिसकी वजह से बेटा उन्होंने अब ये रूल 3 सब रूल 2 जो एक्सक्लूजन वाली बात करता था कि 3 साल तक जब तक नहीं कंडीशंस पूरी नहीं होंगी, यानी कि लिमिट्स के नीचे नहीं जाओगे, तब तक सीएसआर हटेगा नहीं, इस बात को डिलीट कर दिया है। और अब आप समझेंगे नेट इफेक्ट क्या निकला। सर हम हर साल सीएसआर लगेगा या नहीं लगेगा, उसको चेक करने का तरीका यह है पिछले साल का एनटीपी चेक कर लो, बस दैट्स इट, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। 22-23 में लगेगा कि नहीं, 21-22 चेक कर लो, 23-24 में सीएसआर करना है कि नहीं, 22-23 चेक कर लो, दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो ये रूल 3 सब रूल 2 जो पहले बहुत कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर देता था कि कब लगना है कब नहीं लगना है, 3 लगातार सालों तक जब आप लिमिट्स नहीं पूरी करोगे तभी बाहर निकल पाओगे, ये हो गई खत्म। तो ये वाला रूल उन्होंने डिलीट कर दिया है। तो ये पहली अमेंडमेंट अगर आप देखेंगे सीएसआर के रेस्पेक्ट में, इन रूल 3 सब रूल 2 हैज बीन ओमिटेड। तो ये सब रूल 2 मैंने नीचे मेंशन किया, जिसको मैंने डिलीट कर दिया कि एवरी कंपनी व्हिच सीजेस टू बी अ कंपनी कवर्ड अंडर 135 सबसेक्शन 1, सीजेस टू बी 135 कब होता है, जब वो एनटीपी की लिमिट पूरी नहीं करते, ऑफ द एक्ट फॉर 3 consecutive financial years shall not be required to constitute a CSR committee and comply with the provisions contained in 226। तो आपको तब नहीं करना था, अब ये बात खत्म। नेट इफेक्ट सर सिर्फ अब प्रीवियस ईयर की बात, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर चेक करना है, उसके बेसिस पर तय होगा सीएसआर करना है या नहीं करना है, तो हर साल ये स्टेटस बदल सकता है। अच्छा, दूसरा एक चेंज और आया रूल 1-3 में, जहां एप्लीकेबिलिटी की बात हुई है, उन्होंने एक बात और लिख दी। क्या लिखा, इन सब रूल 1 आफ्टर द प्रोविजो द फॉलोइंग प्रोविजो शैल बी इंसर्टेड, नेमली क्या लिखा, प्रोवाइडेड फर्दर दैट a company having any amount in its unspent corporate social responsibility account
एज पर सब रूल 6, ये थोड़ा रीड नहीं किया जा रहा होगा, बड़ा करता हूं, प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी हैविंग एनी अनस्पेंट CSR amount in the unspent corporate social responsibility account as per section 135 subsection 6 shall also be required to constitute a committee and comply with provisions of 2 to 6। अब ये क्या कहानी है सर, इसमें कुछ ऐसी कहानी थी, पहले तो 135 सबसेक्शन 6 कहता क्या था, उन्होंने कहा था जी आपको सीएसआर करना है, सीएसआर करना है के लिए उन्होंने कहा था जी सीएसआर कितना करना होता है, 2% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट जो आपने पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में कमाए हैं। ये 135 सबसेक्शन 5 बोला करता था कि आपको अमाउंट कितना करना है, तो एवरी कंपनी ऑफ द वर्ल्ड एटलीस्ट 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट्स जो पिछले प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स में आपने अर्न किए हैं उसको आप क्या करेंगे, सीएसआर पे खर्च करेंगे। सवाल उठता था कि सर अगर एक कंपनी एक साल में 2% जो बनता था सीएसआर का अमाउंट वो खर्च नहीं कर पाती तो क्या, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि सर इस पे ये बात इस बात पे डिपेंड करेगी कि जो वो पैसा आपका बचा है अनस्पेंड अमाउंट वो एक ऑन गोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड है या वो एक ऑन गोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है। तो सर अगर तो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट कौन सा था, एक लंबा प्रोजेक्ट जो उसी साल कंप्लीट नहीं होने वाला था, आने वाले लगभग मैक्सिमम 3 साल की लिमिट रखी थी, तब तक चलेगा, कोई स्कूल बना रहे हैं, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई हॉस्पिटल बना रहे हैं, तो एक साल में थोड़ा पूरा हो जाएगा, लंबा चलेगा। तो उन्होंने कहा था अगर वो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट नहीं है और आपने पैसा खर्च नहीं किया तो जो अनस्पेंट अमाउंट है उसको 6 मंथ्स के अंदर अंदर एक फंड में ट्रांसफर कर दीजिएगा जो शेड्यूल 7 के अंदर दिया हुआ फंड है। ठीक है जी, ये बात हमें समझ आई थी कि हाँ वो पैसा हम ना वो फंड्स वगैरह जो मेंशन किए हुए होते हैं ना शेड्यूल के अंदर वहां डाल दिया करते थे शेड्यूल 7 के फंड के अंदर। लेकिन अगर ये ऑन गोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड था तो उन्होंने आपको एक बात बोली थी कि सर फिर ऐसे सिनेरियो में आपको इसको इमीडिएटली उसमें डालने की जरूरत नहीं है फंड में, आप 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर के अंदर इसको एक अनस्पेंट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट में डाल दीजिए, वहां से ये पैसा 3 साल तक खर्च करते रहिए, अगर 3 साल तक भी खर्च नहीं हो पाया तो फिर इसको आप उस फंड में डाल दीजिएगा। तो एक हमें पीरियड मिल जाता था कि हाँ क्योंकि हम एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सारा पैसा इस साल खर्च नहीं कर पाए तो इसको एक अनस्पेंट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट में डाल देते हैं, वहां से 3 साल तक खर्च करेंगे, वहां से अगर नहीं हो पाया 3 साल तक तो फंड में आपके डाल देंगे। ठीक है जी, अब उन्होंने लिखा गया, उन्होंने कहा जी अगर एक कंपनी के अनस्पेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट में पैसा पड़ा है तो उसको सीएसआर कमेटी बनानी है, सीएसआर के प्रोविजंस फॉलो करने। इसका मतलब क्या हुआ सर, मान लीजिए 22-23 में मैंने एक सीएसआर कमेटी का अमाउंट बनाया, एक मिनट बड़ा थोड़ा सा इशू आ रहा है इसमें, हाँ जी, कि मान लीजिए सर 22-23 के अंदर मैंने सीएसआर का अमाउंट कैलकुलेट किया, 2% कैलकुलेट किया, लेटेस्ट से चलिए 2% और मेरा एवरेज प्रॉफिट 5 करोड़ के आसपास आता था, सारा मैं खर्च नहीं कर पाया, मैंने इसको एक अनस्पेंट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट में डाल दिया। तो सर अब मैं इसमें 23-24 में, 24-25 में, 25-26 में जो आगे वाले 3 साल हैं उसमें से निकाल के क्या करता रहूंगा, खर्च करता रहूंगा। अब सवाल ये उठा कि सर मान लीजिए आगे वाले सालों के अंदर 23-24 में या इनफैक्ट 22-23 में ही आपका एनटीपी उस लिमिट से नीचे गिर गया, कायदे से 23-24 में तो आपको कमेटी बनाने की जरूरत ही नहीं थी, आगे सीएसआर करने की जरूरत ही नहीं थी, तो फिर ये अनस्पेंट वाले काम का क्या करें, मैं तो पैसा बचा के बैठा हूं लेकिन अगले साल मेरे पे सीएसआर लगता ही नहीं है। और इसलिए उन्होंने एक बात डाली गई कि अगर आपके अनस्पेंट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट में पैसा पड़ा है तो आपको सीएसआर कमेटी बनानी है, सीएसआर के प्रोविजंस को कंप्लाई करना है, आपको फिर एनटीपी वगैरह देखने की जरूरत नहीं है। तो फिर आप समझे एप्लीकेबिलिटी में एक नई चीज आई सर, क्यों, अब कॉमन सेंस की बात है बेटा, आपने उठा के अनस्पेंट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट में पैसा रख लिया और अगले साल कहने लग गए ओहो इस साल तो मेरे पे लगता ही नहीं ना सीएसआर, उन्होंने कहा नहीं नहीं लगता है अब, क्योंकि आपने पैसा कहां रख लिया है, अनस्पेंट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट में। तो सर सॉल्यूशन क्या बना, सर एनटीपी हर प्रीसीडिंग ईयर का चेक करना है, उसके बेसिस पर आगे चेक होगा कि सीएसआर लगता है कि नहीं लगता है। एक कंडीशन और घुसा दी कि अगर आपके अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट के अंदर पैसा पड़ा है ना तो फिर उस साल भी आप पे क्या लगेगा, सीएसआर के प्रोविजंस लगेंगे, आपको कमेटी वगैरह बनानी पड़ेगी, पैसा वगैरह खर्च करना पड़ेगा। ठीक है जी, ये 2 अमेंडमेंट होगी रूल 3 में, और उसके अलावा सब रूल 2 जो है वो हो गया डिलीट। फिर आ गया रूल 4, कोई मेजर अमेंडमेंट नहीं है लेकिन हाँ थोड़ा सा इसमें एक नया चेंज किया है। रूल 4 बेसिकली बात करता था कि सीएसआर का पैसा खर्च कैसे करना है। हमने कहा था जी कंपनी खुद करना चाहे खुद करे, किसी और कंपनी के साथ कोलैबोरेट करना चाहे कोलैबोरेट करे, लेकिन हमने जनरली देखा था कंपनी ना कुछ एजेंसीज की मदद ले लेती है, जैसे सेक्शन 8 कंपनी है, कोई रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, कोई चैरिटेबल सोसाइटी है, चली इन कामों के लिए है सीएसआर वगैरह के लिए, तो कंपनी अपना पैसा उन्हें दे देती थी, वो खर्च कर लेती थी, तो अलाउड था ये।
अब बस ये जो ट्रस्ट हैं, ये जो चैरिटेबल सोसाइटीज हैं जिनको आप ये पैसा दे सकते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन आई है। क्या है क्लैरिफिकेशन? उन्होंने कहा जी जो बोर्ड है ये सीएसआर का पैसा खर्च कैसे करेगा? द बोर्ड शैल एंश्योर दैट द सीएसआर एक्टिविटीज आर अंडरटेकन बाय द कंपनी इटसेल्फ, या तो खुद कर लो और थ्रू, पहला क्या लिखा, कंपनी एस्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट, या कोई रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट है, कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी है। अब उन्होंने लिखा है कि रजिस्टर्ड सोसाइटी कैसी होनी चाहिए? जो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10 क्लॉज 23C के सब क्लॉज 4, 5, 6, 6A में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ये आप लोग पढ़ते हैं इनकम टैक्स में, इसे 1023C में ना कुछ रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट वगैरह को इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन वगैरह मिलती हैं, तो उन्होंने कहा जी ऐसी पब्लिक ट्रस्ट होनी चाहिए। यह सेक्शन 12A में बनी कोई चैरिटेबल सोसाइटी जिसको 80G में रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है, जिसमें आप डोनेशन वगैरह देके एग्जेम्पशन ले लेते हैं, तो ऐसी कोई रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट हो, कोई सोसाइटी हो, उसको कंपनी देके अपना पैसा खर्च सीएसआर के थ्रू करा सकती है। सिमिलरली कोई सेक्शन 8 कंपनी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई हो, कोई एंटिटी है जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में है, और ऐसे ही यहां पर क्या था, आपने खुद बनाई थी सेक्शन 8 कंपनी या ट्रस्ट, यहां पर कोई ऑलरेडी बनी बनाई है, लेकिन वही भी सेम क्राइटेरिया है कि सेक्शन 8 कंपनी होनी चाहिए, या कोई पब्लिक ट्रस्ट होना चाहिए, रजिस्टर्ड सोसाइटी होना चाहिए जो कि एग्जेम्प्ट है सेक्शन 10 क्लॉज 23C में, या 12A में रजिस्टर्ड है, 80G में एलिजिबल है। इन ऐसी सोसाइटियों को देना है। हाँ, आपकी खुद बनाई हुई है, कोई इशू नहीं है। आप कोई बनी बनाई मार्केट में जो है उसको पैसा दे रहे हैं, तो ध्यान रखना है फिर उस केस में उस कंपनी का 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, यानी कि उस सेक्शन 8 कंपनी का या उस पब्लिक ट्रस्ट का जिसको पैसे दे रहे हैं, उसका 3 साल का एटलीस्ट ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए उस तरह का काम करने में। ये सब बातें पहले भी थी, सिर्फ चेंज कहां पर आया है, ये वाली बात कि 1023C के अंदर वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, या 12A और 80G वाले, 12A और 80G वाली बात भी पहले लिखी हुई थी, सिर्फ चेंज क्या डाला है, ये वाली बातें नहीं डाल दी हैं कि आपकी जो वो पब्लिक ट्रस्ट है जिसके थ्रू आप पैसा खर्च कराएंगे, वो सेक्शन 10 क्लॉज 23C ऑफ इनकम टैक्स के अंदर एग्जेम्प्टेड होनी चाहिए। ऐसी पब्लिक ट्रस्ट के थ्रू पैसा खर्च कराया जा सकता है। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन हाँ क्योंकि अमेंडमेंट है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लेना कि सर हाँ किसी और से करा सकते थे, लेकिन वो जो कोई और है वो पब्लिक ट्रस्ट है, अगर कोई सोसाइटी है तो वो एग्जेम्प्टेड वाली होनी चाहिए 1023C में, या 12A में चैरिटेबल सोसाइटी हो, इनकम टैक्स एक्ट के प्लस 80G का उसको क्या मिल रहा हो, वो एग्जेम्पशन के लिए एलिजिबल हो गया हो। ठीक है जी, ये वाला कहानी हो गया। लास्ट आ जाइए, एक चेंज हो रहा है, ये कंसेप्ट था बेटा विद रिस्पेक्ट टू इंपैक्ट असेसमेंट। अगेन आपका सीएसआर में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था इंपैक्ट असेसमेंट से लेकर। पहले तो मैं कंसेप्ट दिखाता हूँ, मुझे पक्का पता है आप लोगों को फिलहाल इस समय कंसेप्ट ही याद नहीं होगा। इंपैक्ट असेसमेंट का कंसेप्ट क्या था? उन्होंने कहा था जी ऐसी कंपनियां जो एक बहुत मेजर अमाउंट सीएसआर पे खर्च करती हैं, ये मेजर अमाउंट कैसे पता करते हैं? उन्होंने एक लिमिट सेट करी थी। पहले मैं पेज नंबर देख लूं, पेज है 222। हाँ जी, इंपैक्ट असेसमेंट। उन्होंने कहा जी अगर एवरी कंपनी हैविंग एवरेज सीएसआर ऑब्लिगेशंस ऑफ 10 करोड़ और मोर, एक मिनट इसको भी जरा, हाँ जी, एवरी कंपनी हैविंग एवरेज सीएसआर ऑब्लिगेशन ऑफ 10 करोड़ और मोर इन 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। तो आप एक ऐसी कंपनी है बेटा जिसका सीएसआर का एवरेज यानी कि जो पैसा आप सीएसआर पे खर्च कर रहे हैं पिछले 3 सालों का सीएसआर का एवरेज 10 करोड़ या उससे ज्यादा का है। बहुत बड़ी कंपनी है सर, बहुत पैसा खर्च कर रही है सीएसआर पर। उन्होंने कहा जी ऐसी कंपनी इंपैक्ट असेसमेंट कराएगी अपने उन प्रोजेक्ट्स का जिसपे उसने 1 करोड़ या उससे ज्यादा का खर्चा किया है। पर्पस क्या है बेटा, आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं सीएसआर पे, देखो तो सही उसका इंपैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा जी अगर 10 करोड़ या उससे ज्यादा का एवरेज सीएसआर खर्च किया है आपने पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर, तो आप अपने उन प्रोजेक्ट्स का जिनके ऊपर आउटले 1 करोड़ या उससे ज्यादा है और जिनको कंप्लीट हुए 1 साल हो चुका है, उसका एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से इंपैक्ट असेसमेंट कराएंगे। ये इंडिपेंडेंट एजेंसी अपनी रिपोर्ट बोर्ड को देगी। तो फिर चेंज क्या है? चेंज बेटा इसमें नहीं है, इंपैक्ट असेसमेंट अभी भी कराना है, वैसे ही कराना है। किसको कराना है? जिसका सीएसआर कंट्रीब्यूशन 10 करोड़ या उससे ज्यादा है एवरेज पिछले 3 सालों का, उसको अपने उन प्रोजेक्ट्स का, सारे प्रोजेक्ट्स का नहीं कराना, उन प्रोजेक्ट्स का जिसपे 1 करोड़ या उससे ज्यादा का सीएसआर का खर्चा किया है, उनको कंप्लीट हुए 1 साल हो चुका है, उनका इंपैक्ट असेसमेंट कराना है। होता क्या था बेटा ये इंपैक्ट असेसमेंट, क्योंकि आप किसी एजेंसी से कराते थे, वो इंपैक्ट असेसमेंट वाली एजेंसी क्या करती थी? पैसा मांगती थी। अब वो पैसा मांगती थी बेटा, खर्चा होता था। अब जब ये खर्चा होता था तो जिस साल ये खर्चा करते थे ना,
कंपनी कहती थी फिर इस खर्चे को इस साल का सीएसआर मान लेने दो ना। जैसे कि बताता हूं, मान लीजिए सर 22-23 का साल चल रहा है, मैंने वो 2% ऑफ प्रॉफिट निकाला जिसके जो आपको सीएसआर इस साल करना है एवरेज प्रॉफिट का, लेटेस्ट से वो 5 करोड़ रुपए बना। अब कंपनी ने इसी साल ना अपने पुराने प्रोजेक्ट्स का इंपैक्ट असेसमेंट भी कराया। इंपैक्ट असेसमेंट वाली कंपनी से कराया है इंडिपेंडेंट एजेंसी, वो 60 लाख रुपए मांग रही है। तो इस साल उन्होंने कहा जी फिर ठीक है 60 लाख तो ये दे रहे हैं, 5 करोड़ में से 60 लाख ये माइनस करके बाकी 4 करोड़ 40 लाख खर्च कर देते हैं। ये भी तो आपके कहने पे ही कर रहे हैं ना, तो इसको भी सीएसआर मानो फिर इस बार का। और यहां पर एक लिमिट होती थी कि आप कितना पैसा उस साल का सीएसआर मान सकते हैं जिस साल आपने इंपैक्ट असेसमेंट कराया है, यानी कि इंपैक्ट असेसमेंट का सारा खर्चा उस साल का सीएसआर नहीं माना जा सकता था, उस पर एक लिमिट थी। और इन लिमिट में आया है चेंज। पहले बेटा इस लिमिट का रूल होता था 5% ऑफ सीएसआर ऑफ दैट ईयर और 50 लाख विच एवर इज लेस। क्या रूल होता था? 5% ऑफ सीएसआर और 50 लाख विच एवर इज लेस। चेंज किया है, चेंज करके क्या कर दिया है, इस 5% को 2% कर दिया है, विच एवर इज लेस को विच एवर इज हायर कर दिया है। फर्क देखते हैं। पहले बेटा पुराने रूल के हिसाब से कि सर 22-23 था, 5 करोड़ इस साल का सीएसआर करना था, मैं कितना पैसा इस इंपैक्ट असेसमेंट के खर्चे का इस साल का सीएसआर मान सकता था? रूल क्या था? 5% ऑफ सीएसआर। तो सर 5% ऑफ 5 करोड़ ये हो गया आपका 50 लाख, 25 लाख और 50 लाख विच एवर इज लेस। तो सर मुझे सिर्फ कितना अलाउड होता था इस 60 लाख में से कि 25 लाख में इस साल का सीएसआर मान लूं, बाकी 4 करोड़ 75 लाख रुपए मुझे सीएसआर करना पड़ता था। रूल में चेंज आया। अब उन्होंने क्या किया है, 2% ऑफ 5 करोड़ कितना हुआ? 10 लाख और साथ में 50 लाख विच एवर इज हायर। बेटा लोअर को किसमें कन्वर्ट कर दिया? हायर में। तो अब कितना अलाउड है? 50 लाख। सर अब मैं 60 लाख खर्चा किया है, इसमें से 50 लाख क्या मान सकता हूं कि इस बार का सीएसआर तो हो गया, बाकी 4 करोड़ 50 लाख क्या करना पड़ेगा? आपको सीएसआर में देना पड़ेगा। तो चेंज समझ आया? मेजर चेंज है। पहले ये जो फिगर थी, मैंने पुरानी फिगर लिखी नहीं हुई, पुरानी अगर जिनके पर पुरानी बुक है, ये 5% और 50 लाख विच एवर इज लोअर होगा। नया रूल क्या है? 2% ऑफ टोटल सीएसआर एक्सपेंडिचर ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर जब इंपैक्ट असेसमेंट हुई है, और 50 lakhs which ever is higher। तो मैंने विद एग्जांपल आपको समझा दिया कि एक मेजर चेंज है, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है जी, ये हो गया चेंज रूल 8 सब रूल 3 के अंदर। और लास्ट में एक क्लैरिफिकेशन आई है बेटा शेड्यूल 7 से रिस्पेक्ट में। आपने देखा होगा पीछे हमारा एक वो चल रहा है आजादी का अमृत महोत्सव की 75 इयर्स इंडिपेंडेंस हो गए हैं, तो इन्होंने एक हर घर तिरंगा कैंपेन चलाया था इंडिपेंडेंस डे के आसपास, शायद 13 से शुरू हुआ था 15 तक था, एंड करेक्टेड जो भी डेट्स थी 13 से 15 के बीच में था, ज्यादा मुझे याद है। तो सर हर घर तिरंगा कैंपेन शुरू किया गया था, सब घरों में कहा गया था कि नेशनल फ्लैग लगाइए। अब उस समय सर मास स्केल प्रोडक्शन चाहिए थी नेशनल फ्लैग्स की। इतने नेशनल फ्लैग थोड़ा ना बनते थे हमारे देश के अंदर कि सारी जनता अपने घर पे लगाएगी और नेशनल फ्लैग मिल जाएगा। तो मास स्केल इनकी प्रोडक्शन करना, सप्लाई करना, आउटरीच करना, इस कैंपेन को एम्पलीफाई करना, इसका बढ़ावा देना, लोगों को प्रमोट करना, इसके बीच में इसको क्या बना दिया गया था? एक एलिजिबल सीएसआर एक्टिविटी बना दिया गया था कि कोई कंपनी अगर इस तरह की प्रोडक्शन वगैरह करेगी नेशनल फ्लैग वगैरह की, तो उसको ये खर्चा सीएसआर में परमिट कर दिया जाएगा अंडर द कैटेगरी प्रमोशन ऑफ एजुकेशन रिलेटिंग टू कल्चर। तो आप शेड्यूल 7 में जाएंगे तो एक एंट्री है वहां पर कि आप प्रमोशन ऑफ एजुकेशन रिलेटिंग टू कल्चर के लिए अगर खर्चा करेंगे तो वो सीएसआर माना जाता है। तो उसकी क्लैरिफिकेशन आई थी कि हर घर तिरंगा कैंपेन के तहत अगर आप कोई मास प्रोडक्शन, कोई सप्लाई ऑफ नेशनल फ्लैग कर रहे हैं, कोई आउटरीच एम्प्लीफिकेशन के प्रोग्राम्स कर रहे हैं कंपनी, उस पर कोई खर्चा कर रही है, तो वो भी सीएसआर के अंदर काउंट कर लिया जाएगा। ठीक है जी, तो ये थी हमारी टोटल अमेंडमेंट्स। एक बार फटाफट से दोबारा बता देता हूं। सबसे पहले हमने अमेंडमेंट कवर करी है इसके अंदर स्मॉल कंपनी की। दूसरा हमारे पास एक अमेंडमेंट आई थी 14 सब रूल 1 में, जहां हम लोगों ने देखा वो चाइना वाली कहानी कि बाहर से सीएसआर, बाहर से अगर आपके पास प्राइवेट प्लेसमेंट आ रही है चाइना या उन कंट्री का जिनके हमारा लैंड बॉर्डर शेयर होता है, फेमस रेगुलेशन चाहिए। रूल 3 में बैंकिंग कंपनी वाली बात देखी कि इनको रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। लिक्विडेशन वाली टाइम देखी कि सर उसका वो रेजोल्यूशन जो आपका इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल वगैरह आएगा उसके साइन चाहिए।
उसके बाद सर हम आए अपना मैनेजमेंट में, रूल 14 देखा कि हाँ कुछ बातें आपको रजिस्टर और मेंबर्स की इंस्पेक्शन वगैरह कराते समय नहीं बतानी है। अकाउंट्स ऑफ कंपनी में रूल 3 में चेंज देखा कि सर एक्सेसिबल इन ऑल टाइम्स होगा, 22 को 23 कर दिया गया है, पीरियोडिक को डेली कर दिया गया है, एक नया पॉइंट ऐड किया गया है। 12 रूल 12 में सर CSR 2 फाइल करने की बात हो रही है उन कंपनियों को जिन पर CSR लगता है। और CSR के बारे में देखा कि सर CSR की एप्लीकेबिलिटी में चेंज आया है, वो 3 साल वाली कहानी खत्म हो गई है। उसके अलावा हमने देखा था कि वो एजेंसियां जिनके थ्रू आप CSR कर सकते हैं, वहां एक ध्यान रखने वाला है कि वो एग्जाम्प्ट होनी चाहिए 1023C में। अगेन इसके बाद में इंपैक्ट असेसमेंट का चेंज देखा और फाइनली हर घर तिरंगा कैंपेन वाला खर्चा भी आपका जो है वो CSR काउंट हो सकता है। ठीक है जी, ये थी आपकी अमेंडमेंट्स इस मई 2023 अटेम्प्ट के लिए। यही रोकते हैं वीडियो को। आई होप वीडियो बेनिफिशियल रहा होगा। डू गिव इट अ थम्स अप एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स। टेक केयर। कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में ले डाउन कर सकते हैं। मेरे स्टूडेंट्स के पास व्हाट्सएप नंबर वगैरह है ही। जल्द मिलते हैं कुछ नए वीडियोस के साथ। थैंक यू वेरी मच।